नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएस संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने और 2030 तक भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये आप लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता, मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, समझने की भी आवश्यकता नहीं है ना। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ऐसी जानकारियाँ जो रहती हैं उसको पढ़ने में आपको भी इंटरेस्ट आता होगा। अनुमानित अनुमान के अनुसार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे को वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगभग 30,000 मेगावाट की अपेक्षित नवीकरणीय क्षमता की आवश्यकता होगी, है ना। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ना सिर्फ भारतीय रेलवे बल्कि हर क्षेत्र में होने का ऐसा लक्ष्य रखा है भारत ने, और इसमें ये जो संस्था है यूएस की स्वतंत्र एजेंसी है वो भी अपना साथ देगी, खासकर भारतीय रेलवे के साथ। मतलब उसमें इन्होंने समझौता भी किया है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारत और बेल्जियम सरकार ने एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बेल्जियम के अधिकारियों को भारतीय अदालतों द्वारा तलाशी वारंट ले जाने और भारतीय एजेंसी द्वारा जांच के तहत किसी व्यक्ति को बुलाने की अनुमति देती है। ठीक है, ये मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है। यदि इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। हाल ही में भारत सरकार और बेल्जियम सरकार ने एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है ना, जिसके तहत जो बेल्जियम के अधिकारी हैं इनको भारतीय अदालतों द्वारा तलाशी वारंट ले जाने में, मतलब अपन की अदालत है वो तलाशी वारंट में वहाँ के व्यक्तियों को ले जा सकती हैं, जांच के तहत भी बुलाने की अनुमति देती है। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे जाँचकर्ताओं को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी जैसे भगोड़ों से सबूत हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ना। और भी ज़्यादा हम इससे पता लगा पाएंगे, क्योंकि बेल्जियम में एक अहम भूमिका है इन सारे भगोड़ों की, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। टाइम्स हायर एजुकेशन THE के अनुसार एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। इस बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब IISc बेंगलुरु सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान बनकर उभरा है। मतलब यदि भारतीय संस्थानों की बात की जाए तो IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है भारतीय रैंकिंग में, है ना। ये वैश्विक रैंकिंग है, लेकिन भारतीय रैंकिंग में समग्र सूची में IISc 48वें स्थान पर है। और इस सूची की यदि वैश्विक तौर पर बात की जाए तो चीन का सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है, और इसके बाद चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है, और मेरे ख्याल से तीसरा स्थान एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी का है ना। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी का तीसरा स्थान है। आप और भी ज़्यादा इसकी जानकारी ले सकते हैं यदि आप लेना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। टेलीकॉम के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने ITU-RWP 5D की अपनी 44वीं बैठक में IMT 2023 नामक 6वीं पीढ़ी मतलब 6G 6 जनरेशन विज़न फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। देखिए, आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि हाल ही में IMT 2030 नामक एक 6वीं पीढ़ी 6G विज़न फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई है। सेक्टर वर्किंग पार्टी 5D 12 जून से 22 जून 2023 तक जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आयोजित हुई। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हैं, थोड़ा बहुत भी समझते होंगे, वो समझ गए होंगे, है ना। वो मैं चाहूँगा वो कमेंट में और ज़्यादा इसके बारे में अवश्य बताएं। आगे बढ़ते हैं। रूबी सिन्हा को 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल ब्रिक्स CCIVE कहा जाता है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। शी एट वर्क और कम्युन ब्रांड कम्युनिकेशन के संस्थापक सिन्हा यह
भूमिका निभाएंगे, है ना, जो कि अच्छी बात है। रूबी सिन्हा नाम याद रखिएगा, 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल की अब नई अध्यक्ष है, अच्छी बात है। और हालांकि उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट या आप पढ़ लेंगे इसके बारे में, क्योंकि मतलब फिर भी अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी जानकारी हमने उपलब्ध करवाई है वो फिर भी ठीक रहेगी, है ना। उसके आगे ना भी पढ़ें तो भी चलेगा, ऐसी मेरे एक सलाह है। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल मंत्रालय ने पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा समाधानों की प्रगति में तेज़ी लाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता किया है। ये वही जानकारी है जो हमने आपको शुरू में दी, है ना, बस इसको थोड़े दूसरे तरीके से बताया जा रहा है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा क्षमता में सहयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के परिचालन में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करना, वही और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य जो कि भारत का 2030 तक का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना इसका एक उद्देश्य है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसा कि हमने बताया कि पहले हम इस जानकारी को देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, है ना। बस ये इसके और ज़्यादा आगे का है, आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, लगातार आप देखते होंगे बार बार नाम आता है ना, क्योंकि है भी ऐसा वाकई में है कि बहुत सारे ऐसे समझौते किए गए हैं जो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये जो आर्टेमिस समझौता है ये स्पेस अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण से जुड़ा हुआ है। नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा शुरू किए गए समझौते नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें मनुष्य को चंद्रमा पर वापस लाने और मंगल ग्रह और उससे आगे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ना। ये कहीं ना कहीं अपने लिए भी एक बड़ी बात है। ये वाकई में एक अपने लिए बड़ी बात है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इससे अपने को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।